हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है। हम लोग यहाँ पर फिजिक्स में चैप्टर मोशन पढ़ रहे हैं। ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा और यहाँ पर हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो था स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन। इन सभी में हमने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने की बात नहीं की है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जब कोई पार्टिकल डी एक्सलेट हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, तो हो सकता है कि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हो जाए। अपोजिट का कैसे मीनिंग है? मान लो कि मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये वापस आ जाएगा। अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट कर रही है और वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को बिल्कुल अपोजिट कर देती है। पहले बॉडी हाईएस्ट पॉइंट तक जाती है, वहां पर उसकी वेलोसिटी 0, फिर बॉडी वापस आती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हो जाती है। बट हमने कभी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के चेंज को या लगातार होने वाले चेंज को नहीं पढ़ा है। हम लोग इस लेक्चर में सर्कुलर मोशन के थ्रू इसी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर पाथ में मूव कर रहा है, ए से बी, बी से सी और सी से डी और फिर वापस आ गया डी से ए। ए से बी तक जाते हुए वो स्ट्रेट लाइन में गया, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। बट जब वो बी से सी तक जाएगा तो क्या डायरेक्शन चेंज होगी? यस, वो 90 डिग्री पे मुड़ेगा तो देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। फिर सी से डी की तरफ क्या फिर से सी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन में चेंज आएगा? डेफिनेटली। एंड देन अगेन there will be change in direction. Object will turn at an angle 90 degree at point D to reach at point A, which means that अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रेक्टेंगुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन में कम से कम 3 बार चेंज आएगा अगर उसे उस रेक्टेंगल का कंप्लीट पाथ फॉलो करना है। बढ़िया। अब अगर मैं इसी कंसेप्ट को रेक्टेंगल की जगह एक हेक्सागन की टर्म्स में सोचूं तो अब ऑब्जेक्ट यहां से पर्सन मान लो ए से बी की तरफ, बी से सी, सी से डी, ई एंड एफ और वापिस ए पे आता है। ये एक कंप्लीट हेक्सागन में मूव करता है, पूरी 6 की 6 साइड्स के ऊपर मूव करता है। क्या ये डायरेक्शन को चेंज करेगा? यस। कितनी बार चेंज करेगा? बी पे चेंज की, सी पे चेंज की, डी पे चेंज की, ई पे चेंज की, एफ पे चेंज की और वापिस ए पे पहुंच गया। यानी कि दे विल बी चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, इनफैक्ट कम से कम 5 बार डायरेक्शन में चेंज आएगा टू रीच अगेन एट पॉइंट ए। इट मीन्स दैट जब भी आप क्लोज पाथ फॉलो कर रहे हो तो डायरेक्शन में चेंज तो आना ही है। चलिए और बेहतर ढंग से समझने के लिए अब मैं यहाँ पर एक पॉलीगन बना देता हूं। ठीक है, पता नहीं कितनी साइड्स बनेंगी। चलो एक पॉलीगन, अरे यार सुंदर पॉलीगन तो नहीं बनी है, इसको एक बार दोबारा से ड्रॉ करते हैं। लो जी, तो कोशिश करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आई ट्राई टू मेक अ रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, 8 साइड्स मैंने ले ली है। अब मुझे बताओ, ए पॉइंट से घूम के इस पाथ को फॉलो करते हुए घूम के ए पॉइंट पे आना हो तो क्या डायरेक्शन में चेंज आएगा? क्या चेंज सिर्फ एक ही बार आएगा? कई बार चेंज आएगा? क्या आप कम से कम कितनी बार टर्न करना पड़ेगा उसे काउंट कर सकते हो टू अगेन रीच एट पॉइंट ए? यस, डेफिनेटली यू कैन काउंट। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कम से कम 7 बार टर्न करना पड़ेगा टू रीच अगेन एट पॉइंट ए। क्लियर? विच मीन्स दैट कि इस केस में भी लगातार डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। अब ये 8 साइड्स की जगह अगर मैं 1000 साइड्स कर दूं तो क्या हर बार चेंज आएगा? अब देखो 1000 साइड से क्या मीनिंग है क्या मीनिंग है मेरा? देखो, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसको कई बार चेंज लेना पड़ेगा। ठीक है, ये टर्न्स छोटे छोटे होंगे। अभी भी मैं समझाने के लिए कुछ इस तरह से बना रहा हूं, इनको आइडियली और छोटा बनाना चाहिए। ये देखिए, समझ में आया? तो आई ट्राई टू मेक अ पॉलीगन विद इन अ सर्कल। तो जब भी ऑब्जेक्ट
ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई जाएगा, तो क्या उसे हर बार अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना पड़ेगा? यस। तो जैसे जैसे मैं इस पॉलीगन की साइड को छोटा करता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। थ्योरेटिकली मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करना है, एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करना है, तो उसे लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, लगातार हर पल, हर मूवमेंट पे। ठीक है, ये पॉइंट पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हर पॉइंट पे वो थोड़ा 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 टर्न करता जाएगा, तभी उसका पाथ सर्कुलर पाथ हो पाएगा। ये देखो, थोड़ा 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 टर्न करना पड़ेगा, तभी उसका पाथ सर्कुलर पाथ बन पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक इज कि सर्कुलर पाथ में पार्टिकल की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ इट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन विल चेंज कॉन्टिन्यूसली, लगातार उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन बच्चों लगातार चेंज हो रही है, तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? बताओ। देखो बेटा, वेलोसिटी के दो पार्ट्स होते हैं। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आप कहते हो इसके दो पार्ट्स हैं। कौन कौन सी पार्ट्स हैं? एक आप कहते हो मैग्नीट्यूड, दूसरा आप कहते हो डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि लगातार डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो क्या वेलोसिटी भी चेंज होगी? यस। तो डेफिनेटली, तो कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग, वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहेगी। ये क्या लिखा हुआ पढ़िए। ठीक है, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ स्पीड कीप्स चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। ये डायरेक्शन ऑफ स्पीड लिखना बच्चों गलत है। स्पीड की तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लिखना चाहिए था। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, लगातार डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती रहेगी, तभी वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम पाएगा। ठीक है, चलिए, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड या विद कांस्टेंट स्पीड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद यूनिफॉर्म स्पीड या विद कांस्टेंट स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपके स्कूल एग्जाम में डायरेक्टली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन को पूछा जा सकता है। क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट घूम तो सर्कुलर पाथ में रहा है, बट उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। बिना स्पीड को चेंज किए हुए ही उसका डायरेक्शन और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। कोई एग्जांपल दो सर। जैसे घड़ी की सुइयां हैं, ठीक है, मिनट हैंड है, सेकंड हैंड है, क्या उनकी स्पीड चेंज होती है? सिर्फ मिनट हैंड पे फोकस करते हैं, तो हर एक मिनट में वो बराबर का डिस्टेंस कवर करती है। तो मिनट हैंड का टिप देख लो, इनफैक्ट सिर्फ मिनट हैंड का टिप देखो, टिप यहाँ पे होगा, ये टिप बराबर के टाइम में बराबर का डिस्टेंस कवर करेगा, बट इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट विल कंटिन्यूअसली चेंज। राइट बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं करनी। मान लीजिए उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो वो उसी स्पीड से मूव करेगी, चाहे वो ए पॉइंट पे हो तब भी स्पीड 5 है, चाहे बी पे हो तब भी सी, चाहे तब भी 5 है, चाहे वो सी पे हो तब भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, चाहे वो डी पे हो, चाहे ई पे हो, चाहे वो एफ पे हो, कहीं पे भी हो, हर पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है, तो उस समय हम उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ऑब्जेक्ट कौन से पाथ में घूम रहा है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, देन motion of object will be called uniform circular motion. Right? Next, अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड चाहे सेम रहे, चाहे कांस्टेंट रहे, बट उसकी डायरेक्शन तो लगातार चेंज होगी ही होगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन मैंने अभी अभी बताया था, वेलोसिटी के दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक उसकी मैग्नीट्यूड होगी, दूसरी उसकी डायरेक्शन होगी।
अब डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज होगी, हर पल हर मोमेंट पे डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो देयर विल बी एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, हमने ये लिखा था, मैं वेक्टर डाल रहा हूं बच्चों क्योंकि मुझे डायरेक्शन को हाईलाइट करना है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सेलरेशन भी होगी। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि आप कह सकते हो स्पीड। अब स्पीड चेंज हो भी सकती है और नहीं भी। अगर स्पीड चेंज हुई तो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर स्पीड चेंज नहीं हुई तब भी एक्सेलरेटेड मोशन है। क्योंकि स्पीड चाहे चेंज हो चाहे ना हो, डायरेक्शन तो पक्का चेंज होगी, और अकेला चेंज इन डायरेक्शन ही ये कंफर्म कर देगा कि ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। Right? There must be acceleration in an object if it is moving in circular motion. ठीक है, वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, कुछ भी हो, चाहे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, कुछ भी हो, बट डेफिनेटली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेटेड मोशन एंड इट इज बिकॉज ऑफ देयर इज कंटिन्यूअसली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। राइट बच्चों, तो इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो फिर बच्चों क्वेश्चन आता है कि इसकी एक्सेलरेशन है किस तरफ। ठीक है, थोड़ा समझते हैं। तो बच्चों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा आपको देखनी हो तो जिस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी देखनी है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ अ टेंजेंट, टेंजेंट क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है? जो एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करेगी, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट एट द सर्कल। सिर्फ टच करवा दो। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है v1 मान लीजिए एट पॉइंट, va मान लीजिए एट पॉइंट a। तो इस समय एक्सेलरेशन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स सेंटर। राइट, इस एक्सेलरेशन का नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आई मेक इट क्लियर दैट मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड, अब मैंने वेक्टर नहीं डाला, मैं सिर्फ स्पीड की बात कर रहा हूं, स्पीड इज कांस्टेंट, यानी कि मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए देयर विल बी एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड दिस एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, इस एक्सेलरेशन का नाम क्या होता है? दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, या इसे सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन भी कहते हैं। दिस इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये कब होगी? जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, देयर मस्ट बी एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ऑब्जेक्ट यहां से बी पॉइंट पे चला गया, बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इधर होगी, टेंजेंट फिर से ड्रॉ कर दो बी पॉइंट पे। अब इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एक्सेलरेशन रहेगी टुवर्ड्स सेंटर ही। ठीक है, बट चेंज क्या होगा? देखो पहले थी ये अपवर्ड, अब ये किस तरफ हो गया? टुवर्ड्स लेफ्ट। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे चला गया है, सी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी vc टुवर्ड्स लेफ्ट। ध्यान से देखो, पहले टुवर्ड्स राइट, फिर वेलोसिटी अपवर्ड, फिर वेलोसिटी लेफ्ट। एक्सेलरेशन पहले अपवर्ड फिर लेफ्ट, अब एक्सेलरेशन सी पॉइंट पे टुवर्ड सेंटर यानी कि डाउनवर्ड हो जाएगी। सो यू कैन से दैट एवरी पॉइंट, सब जगह पे पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है। दोनों की वैल्यू कैसे? क्योंकि वेलोसिटी की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। भाई साहब, एक्सेलरेशन कभी ऊपर कभी पीछे कभी नीचे, हर डायरेक्शन में एक्ट कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट कहां पर है। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है v² बाय r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है,
ठीक है, v स्क्वायर बाय r। v क्या है, वो स्पीड जिससे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और r उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। ये फॉर्मूला एज सच आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, दिस इज फॉर योर एडिशनल नॉलेज ओनली। एग्जाम में इसके आने के चांसेस, स्कूल एग्जाम में आने के इसके चांसेस ना के बराबर हैं। इसकी डेरिवेशन आप लोग 11th क्लास में बच्चों पढ़ोगे, राइट। चलिए, A force is needed to produce circular motion। देखो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने अगले चैप्टर में पढ़ना है, बट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने अभी भी कहा कि भैया एक्सेलरेशन तो है, अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होनी ही चाहिए। F stands for force, M stands for mass, A stands for acceleration। एक्सेलरेशन क्यों आ रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है? एक्सेलरेशन का यहाँ पे काम है डायरेक्शन को चेंज करना। अब डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज नहीं हो सकती, हमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करनी ही पड़ेगी। जैसे आप पत्थर बांध, एक रस्सी के साथ पत्थर बांध के उसको घुमाते हो, ठीक है, क्या आपके हाथों के ऊपर खिंचाव आता है? यस, तो आप उस रस्सी में भी खिंचाव पैदा करते हो, उसको हम कहते हैं टेंशन। और वो टेंशन, उस रस्सी के अंदर जो खिंचाव है, ठीक है, ये मान लीजिए ये पत्थर घूम रहा है रस्सी के साथ बांध के, तो ये स्टोन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इस रस्सी के अंदर एक खिंचाव आएगा, उस खिंचाव को बच्चों हम क्या कहते हैं? टेंशन। वो टेंशन जो है वो एक्ट करती है एज दिस फोर्स, वो फोर्स जो बॉडी के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा करेगी, वो फोर्स जो इस पत्थर को सर्कुलर पाथ में घुमाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन जो है इट विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस टेंशन, दिस फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ लगनी चाहिए, और उसी फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग फोर्सेस एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई नई फोर्स नहीं होती, कोई ना कोई दूसरी फोर्स होती है विच एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। बट हाँ, ये बात कंफर्म है कि अगर आपको सर्कुलर पाथ में घूमना है तो आपको एक फोर्स चाहिए जो आपकी डायरेक्शन को लगातार चेंज करे। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। आप लोगों ने कभी बचपन में एक्सपीरियंस किया होगा, आपने साइकिल चलाना सीखा, आप बड़ी तेजी से साइकिल चला रहे थे, आगे मोड़ आया, आप टर्न ही नहीं ले पाए, सामने जाके टकरा गए, क्योंकि जब आपने टर्न लिया आपको फोर्स लगानी थी, कौन सी? सेंट्रीपिटल फोर्स। टर्न देने का मतलब है डायरेक्शन में चेंज आना, तो डायरेक्शन में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन चाहिए होगी, और एक्सेलरेशन कौन देगी? फोर्स देगी। अगर आपके पास सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो आप टर्न नहीं ले पाओगे और आप फॉल कर सकते हो, गिर सकते हो, चोट लग सकती है, राइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर पाथ में घूमना है तो डेफिनेटली उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ ही टर्म लिंक रहेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ध्यान रखिए, अ फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई अलग फोर्स, कोई दूसरी फोर्स एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे इस एग्जाम्पल में पत्थर को रस्सी के साथ बांध के घुमाने वाली एग्जाम्पल में रस्सी के अंदर जो खिंचाव है, जिसे हम फिजिक्स में टेंशन कहते हैं, दैट एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मान लीजिए वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। देखो जो सैटेलाइट्स हैं वो सर्कुलर पाथ में भी घूमते हैं और एलिप्टिकल पाथ में भी, थोड़े से इस शेप में भी घूमते हैं, अरे भाई साहब इस तरह से भी घूमते हैं, ठीक है। बट फिलहाल हम अपनी जो डिस्कशन है उसको लिमिट रखते हैं, फिक्स करते हैं अप टू सर्कुलर पाथ। ये ब्लू कलर में हमारी प्यारी धरती माँ दिखाई दे रही है, और यहाँ पर एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो बच्चों डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज आएगा, क्योंकि डायरेक्शन में लगातार चेंज आएगा। तो इसके अंदर जो मोशन होगा वो कौन सा होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगी उसका नाम क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन किस तरफ लगेगी?
टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। और वो एक्सेलरेशन क्यों आएगी, क्योंकि एक और फोर्स लगेगी जो उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करेगी। इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ, सॉरी बिटवीन अर्थ एंड सन नहीं, बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, between earth and satellite act as necessary centripetal force, gravitational force, gravitational force, ग्रेविटेशन आपके 9th के सिलेबस का ही एक चैप्टर रहेगा, फुल फ्लैश चैप्टर रहेगा, जो कि हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर भी करेंगे। बट अभी आप वो न्यूटन अंकल वाली एग्जांपल आपको याद होगी, सेब गिरा दिमाग की बत्ती जली और ग्रेविटेशन लॉ बाहर आ गया, ऐसा ही था ना। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे है बेटा, वही न्यूटन अंकल वाली फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ विदाउट एनी फ्यूल। ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड घूमने के लिए हमें इंजन ऑन करके रखने पड़ते हैं, हमें लगातार एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ता है, नहीं भाई, मून भी तो अर्थ के अराउंड घूम ही रहा है। मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट लिया है। अब मून के अंदर कौन सा रॉकेट्स लगे हुए हैं जो उसे लगातार घुमा रहे हैं, किसी एडिशनल एनर्जी की जरूरत नहीं है, बस ग्रेविटेशन फोर्स अपना काम कर रही है। ग्रेविटेशन फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड जिसकी वजह से उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रही है, एंड दैट सैटेलाइट और मून कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। सही है भाई। लीजिए वही एग्जांपल आ गई भाई, जो मैं अभी समझा के चुका हूं। भाई मून भी तो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो मून को अर्थ के अराउंड घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ में घूमना है तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगी, और एक्सेलरेशन कहां से आएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां से आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स से। एंड इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो अर्थ को सन के अराउंड घूमने के लिए भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी। एंड वंस अगेन ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन एग्जांपल्स में, इन दोनों एग्जांपल्स में, अर्थ मून एंड अर्थ सन वाली एग्जांपल में ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इसी की वजह से ही सर्कुलर पाथ संभव हो पा रहा है। तो ये बात हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट, अब कोई एथलीट है बेटा, चाहे कोई साइकिलिस्ट है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, तो सर्कुलर ट्रैक पे घूमने के लिए भी उसे क्या चाहिए होगी, कोई ना कोई एक्सेलरेशन चाहिए होगी। भैया सर्कुलर ट्रैक है, डायरेक्शन तो चेंज होनी है, डायरेक्शन चेंज होनी है तो वेलोसिटी में चेंज आना है, वेलोसिटी में चेंज आना है तो एक्सेलरेशन आएगी ही आएगी, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर कोई एथलीट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो उस समय जो मोशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट मोशन विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके भाई, हमारी घड़ी, वॉल क्लॉक बेस्ट एग्जांपल्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। जैसे देखते हैं कि अगर मैं बात करूं सेकंड्स हैंड की, तो इसमें मुझे बताइए भैया, इसे एक सर्कल पूरा करने में, ठीक है, एक रोटेशन पूरी करने में कितना टाइम लगता है, इसे एक रोटेशन पूरी करने में 60 सेकंड्स लगते हैं, राइट। मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल लीजिए कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन है यहां पर ये सेकंड्स वाली जो नीडल है या सेकंड्स वाला हैंड है वो कभी स्लो हो जाता हो, कभी फास्ट हो जाता हो, पहले 15 सेकंड धीरे धीरे चली, फिर 15 सेकंड फास्ट चली, नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होता। ये बराबर का डिस्टेंस बराबर के टाइम में ही कवर करती है। तो इस सेकंड्स हैंड की स्पीड, ठीक है, हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। और क्या ये सेकंड्स हैंड सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, यस, स्पीड कांस्टेंट रहती है, और ये भैया सर्कुलर पाथ में घूम रही है। तो दोनों को कंबाइन कर दो, तो ये जो सिचुएशन है ये क्या बन जाएगी, दिस विल बी केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, दिस विल बी केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट।
बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे ही आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो सेकंड हैंड के अलावा मिनट हैंड या आवर हैंड, सभी का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा। नेक्स्ट वी हैव अ स्मॉल डेरिवेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम पर्सपेक्टिव, सो प्लीज नोटबुक्स के ऊपर इसे नोट करिएगा, याद करिएगा। एक बार क्लास खत्म होने के बाद खुद से नोटबुक बंद करके नए पेज के ऊपर लिख के देखिएगा, राइट। तो टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो पहले लिख रखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग है स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। वी सिंबल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कई बार हम इसको वेलोसिटी के लिए डिनोट करते हैं, कई बार इसको स्पीड के लिए, तो मैं मेंशन कर देता हूं कि ये स्पीड कांस्टेंट रहेगी। आपको लिखना क्या है, आपको पहले एक दो लाइंस लिखनी है जो आप कंसीडरेशन, जो अजम्पशन लेके चलते हो। आप मान के चलते हो कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस r है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है, in a circle of radius r, and let us suppose that object completes its one rotation in time capital T, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या लिखा हमने, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या लिखा बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल इज r, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम रिक्वायर्ड to complete one revolution, मान लीजिए वो टाइम कितना है, वन रेवोल्यूशन, वन रोटेशन, कुछ भी कह लो, 9th तक रोटेशन और रेवोल्यूशन में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं रहता, इट इज टी। ये हमने एज्यूम किया, लेट लिख लिए, लेट, ठीक है। रेडियस भी हमने एज्यूम ही किया है, लेट रेडियस, राइट। अब जब ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, पूरा एक चक्कर पूरा करेगा, तो उस केस में डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा, डिस्टेंस कवर्ड सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगा, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम, कौन सा टाइम, टी टाइम, वो टाइम जितनी देर में ऑब्जेक्ट ने एक चक्कर पूरा किया, वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, बाय डेफिनेशन वी नो व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू v। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो एक चक्कर पूरा करने में बच्चों कितना टाइम लगा है, डिस्टेंस है मेरे पास 2 पाई r, और टाइम टेकन है बच्चों मेरे पास कैपिटल T, v is equal to 2 pi r by t। so this is our required result, ये हमारा आंसर बन जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक चक्कर पूरा करने में डिस्टेंस कवर हुआ 2 पाई आर, और एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगा वो था कैपिटल टी, तो स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय टी। बस इतनी सी डेरिवेशन है, 2 या 3 मार्क्स में आ जाएगी, और क्या चाहिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 86। क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव वन एग्जांपल for each। लो जी, an object with a constant acceleration but with zero velocity, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड, बट ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। ये कब होता है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एमसीक्यूज या फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, जब ये ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे है, देखो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसकी स्पीड लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है, बट अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी एक्ट कर रही है, अर्थ अभी भी अपने बल का उपयोग कर रही है और इसे नीचे की तरफ
खींच रही है। तो यहाँ पर बच्चों अभी भी इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू जी उसका सिंबल है, विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसमें एक्सेलरेशन होगी। दिस जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ए इज जनरल सिंबल फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इवन ध्यान दीजिए बच्चों, ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे है, उसकी वेलोसिटी 0 है, उसकी स्पीड 0 है, बट फिर भी उसके ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। बोलो भाई, एक्सेलरेशन भी है बट स्पीड यूनिफॉर्म है, ये कब संभव है? जब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही हो। एंड बेस्ट एग्जांपल इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो उसकी स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, बट उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार चेंज होगी। हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, उसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा और इसमें एक एक्सेलरेशन लग रही होगी और उस एक्सेलरेशन का नाम क्या पढ़ा था हमने? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आंसर इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। अरे भाई, इसका आंसर भी ये ऊपर वाला ही है, यही वाला है। देखो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, वेलोसिटी इधर होगी, एक्सेलरेशन इधर होगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल बच्चों कितना होगा? 90 डिग्री। एसी लिखा है, एसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में हर पॉइंट के ऊपर एंगल 90 डिग्री होगा। दिस टू विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी इस तरफ होगी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होगी और इन दोनों के बीच में एंगल आपके पास आएगा 90 डिग्री। दिस टू विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, कौन से केस में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन and direction of velocity and direction of motion will be perpendicular to each other. Last question, and इसी के साथ इस क्वेश्चन के बाद हमारा ये टॉपिक, ये लेक्चर, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 10 पेज नंबर 86। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius। आपको सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड, इसकी स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। टाइम पीरियड आपको दे रखा है 24 आवर। 24 आवर में ये एक चक्कर पूरा करता है अराउंड अर्थ। तो 24 आवर का मतलब होगा, घंटों को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? मिनट्स में। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके पास 86400 सेकंड आ जाएगा। तो ये वो टाइम है जो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के अराउंड एक चक्कर पूरा करने में ले रहा है, राइट? अब यहाँ पर ये डिस्टेंस किसमें दे रखा है? किलोमीटर में। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट बच्चों? तो रेडियस, जिस रेडियस में ये सैटेलाइट घूम रहा है वो हमारे पास आ गया। हमने अभी ड्राइव किया स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस कवर्ड यानी कि 2 पाई आर अपॉन टाइम टेकन यानी कि कैपिटल टी। 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास है 42250 किलोमीटर था तो 10⁻³ आपने लिखा, डिवाइडेड बाय 86400। ये आपका आंसर आ गया मीटर पर सेकंड में। ये कैलकुलेशन बच्चों आप लोग खुद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। इसी के साथ बच्चों हमारी आज की ये क्लास, हमारा आज
ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।